हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। सो आज हमारी पॉलिटी की क्लास है। एनसीईआरटी 7 ही चल रहा है और बीच में कुछ दिन जो है आपको पता ही है कि हम प्रीवियस क्वेश्चंस करने लगे थे, क्योंकि वो भी ज़रूरी है कि आप एटलीस्ट क्वेश्चंस भी करें, ठीक है। बट अगेन जो है हम पॉलिटी की क्लास पे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पे भी, कमेंट्स में भी, कि आप पहले पॉलिटी कंप्लीट करा दो। बिकॉज क्या होता है कि एक बार अगर आपने मेरे साथ भी इस वीडियोस के थ्रू पढ़ लिया तो चीज़ें आपको और भी अच्छे से समझ में आएंगी। एंड सेकंड चीज़ मुझे आपको बतानी है कि जिनके पास भी नोट्स है, आप नोट्स को जितना जल्दी हो सके रिवाइज करो। नोट्स के साथ साथ आपको यूट्यूब क्लासेस भी देखनी है, क्योंकि यहाँ से मैं आपको जो नोट्स में लिखा हुआ है वो आप एज इट इज़ बस याद करोगे, बट उसको पढ़ने का तरीका, किस तरीके से उस लाइन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्लास में समझ में आएंगी, ठीक है। अब नोट्स लिखने का समय नहीं है, आप नंबर पे मैसेज करके ले सकते हो अगर आपके पास नहीं है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का ये जो इकलौता चैप्टर है ना, औरतों ने बदली दुनिया, इसमें इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। राज सुंदरी देवी के बारे में पढ़ने वाले हैं हम आज। जो है जो सुल्ताना का स्वप्न है ये किसने लिखा है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पंडिता रमाबाई जी के बारे में, किस तरीके से महिलाओं ने जो है आंदोलन किया, ये एक एक क्वेश्चन यहाँ से आया है। लास्ट में मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगी सो दैट आपको पता चले कि चैप्टर्स कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए फाइनली क्लास 7 के एनसीईआरटी में औरतों ने बदली दुनिया। अब यह आपने पहले पढ़ा होगा, लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वैसे आप लोग लाइक तो करते नहीं हो, ना ही कोई शेयर करता है, बट अगर आपको सच में लगे कि आपको इसमें हेल्प मिल रही है तो आप लाइक कर सकते हैं। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि किस तरीके से महिलाओं के काम की कोई वैल्यू नहीं, वो घर में कितना भी काम करें। आपने देखा होगा कि घर के काम में वो पूरा समय लगी रहेंगी, उसका कोई फिक्स्ड टाइम नहीं है। सुबह से रात बहुत देर, अर्ली इन द मॉर्निंग उनको जगना होता है, लेट नाइट तक वो काम करते हैं, बट फिर भी काम की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। पूरे समय का रहता है फिर भी उसको काम नहीं माना जाता है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि पहले महिलाओं को पढ़ने लिखने का भी अधिकार नहीं था, और कहा जाता था कि अगर कोई महिला पढ़ लिख लेगी तो वो अपने जो है पति की मृत्यु का कारण बनेगी। ये भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एग्जाम में पूछा हुआ है। अब आप इस फोटोज में देखिए, यहाँ पर महिलाएं काम कर रही हैं। भारत में ऐसी 83.6% महिलाएं हैं जो खेत में काम करेंगी। रोपना हो गया, खरपतवार हटाना। फिर भी किसान के रूप में आप हमेशा देखोगे कि जैसे आपने बोला किसान, तो हम पुरुष के बारे में ही सोचते हैं, बट इनकी संख्या ज़्यादा है। वही सेम चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसान के बारे में हम सोचते हैं तो हम एक पुरुष के ही बारे में सोचते हैं, ठीक है। महिला के बारे में हम सोचते ही नहीं है कि महिला भी तो हो सकती है भाई, वो भी तो मालिक हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि कई बार इनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। आपने देखा होगा कोई एक गरीब परिवार है, तो अगर वहाँ पे लड़के हैं और लड़कियाँ हैं, ठीक है, तो उनकी प्रायोरिटी होगी कि चलो लड़के को पढ़ा देते हैं, ठीक है, लड़के को मौका मिलेगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में तो और भी कम है ये, क्योंकि वहाँ पर आने जाने का भी देखना पड़ता है। स्कूल दूर होगा तो भी नहीं भेजेंगे लड़कियों को पढ़ने के लिए, उनकी संख्या और भी कम है। मुस्लिम में तो प्राथमिक वाली जो है, जो प्राथमिक विद्यालय होता है उसमें आपने देखा होगा कि ऐसी जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से भी संख्या कम है उनकी, वो नहीं पढ़ पाती हैं, ठीक है। अभी हम ये डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है कि कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं, ये सेम लाइन पूछा हुआ है। आप ये जो मैंने हाईलाइट किया है, अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी कि इसको किस तरीके से स्टेटमेंट में बनाया गया। यहाँ पर एक मैम है जो कि क्लास में बच्चों को बोलती हैं कि बच्चों ने ऐसी फोटोज़ बना दी। बच्चों ने क्या किया कि नर्स का जो है, नर्स के लिए महिला का और पायलट के रूप में पुरुष का ऐसा फोटो बना दिया। आखिर में ऐसा बच्चों ने क्यों किया होगा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ऐसी चीज़ें देखी होंगी। उन्होंने इस कारण का ऐसा उन्होंने इस कारण किया कि उन्हें लगता है कि देखो, घर के बाहर भी महिलाएं कुछ खास तरीके के काम ही कर पाएंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई महिला है तो वो अच्छा नर्स हो सकती है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से उनकी सेवा करेगी। आपने देखा होगा कि महिलाएं देखभाल का काम अच्छा करती हैं, तो महिलाएं नर्स अच्छी बनेंगी, क्योंकि वे जो हैं काफ़ी पोलाइट होती हैं, ठीक है, उनकी सहनशील होती हैं। और इवन स्त्रियों की भूमिका भी हम इसी तरीके से देखते हैं, ठीक है। और ये माना जाता है कि जो साइंस है, देखिए पायलट हो गए या फिर इंजीनियर हो गए, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये साइंस है तो इसके लिए आपको तकनीकी दिमाग की जरूरत होगी। तो ऐसा लोग सोचते हैं, ऐसा है नहीं, बट ये लिखा हुआ है कि और लड़कियां और महिलाएं तकनीकी कार्य करने में सक्षम नहीं होती, ठीक है। तो ये एक तरीके का देखा जाए तो एक रूढ़िवादी सोच होती है। आपको भी पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बट फिर भी ऐसी चीज़ें आज भी हैं। अगर आप गांव वगैरह में जाओ तो महिलाओं को जो है बेसिकली वो घर का काम अच्छे से करेंगी, वो देखभाल वाला काम अच्छा करेंगी। पुरुष जो है वो मैकेनिक, कोई भी छोटे से छोटी जॉब हो चाहे बड़ी सी बड़ी जॉब हो, जहाँ पर दिमाग लगाने की ज़रूरत है, इन्हें लगता है कि ये लड़के बेटर कर पाएंगे, ठीक है।
और देखिए वही सेम चीज़ लिखा हुआ है कि ये एक रूढ़िवादी सोच है और धारणा है जिसमें अनेक लोग इस प्रकार की जो है धारणाओं में विश्वास करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर व इंजीनियर बनने के लिए पढ़ाई करना हो या फिर आगे जो भी ट्रेनिंग करनी हो, घर से सपोर्ट नहीं मिल पाता है जो लड़कों को दिया जाता है। कई बार शादी के चक्कर में भी उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती है। ठीक है, अधिकांश परिवारों में स्कूली शिक्षा पूरी हो जाने के बाद से आपको पता ही है कि स्टार्टिंग से ही मोटिवेट क्या मतलब ऐसा माहौल बनाया जाता है कि भाई तुमको तो शादी करके दूसरे ही घर जानी है, तो तुम खाना बनाना अच्छे से सीख लो, सिलाई कढ़ाई ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। कभी ये नहीं कहा जाएगा कि जाओ बाहर खेल लो, साइकिल चलाना सीखो, ठीक है, या फिर आगे चल के आपको कुछ बनना है। नहीं भाई, एक ही होता है कि शादी आपके जीवन का मुख्य लक्ष्य है। ऐसा होता है, आज भी आप देखो ना गांव में कितनी जल्दी शादी की ही जैसे जन्म हुआ है किसी भी लड़की का, उसके लिए पहले से ही ज्वेलरी स्टार्ट। ठीक है, तो इस तरीके की आज भी लोग जो है इस तरीके की धारणा में विश्वास करते हैं। और यह समझना आवश्यक है कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ पर सभी बच्चों को अपनी चारों ओर की दुनिया के जो दबाव हैं वो उनको फेस करना पड़ता है। कभी यह दबाव आपने देखा होगा बड़ों की अपेक्षाओं के रूप में होगा, ठीक है, तो कभी यह अपने ही मित्रों के गलत तरीके से चिढ़ाने के कारण पैदा हो जाएगा। और लड़कों पर भी होता है, आपको पता है कि भाई नौकरी नहीं मिलेगी तो कोई नहीं पूछेगा, ऐसा लड़कों पे तो ज़्यादा होगा, वो भी अच्छी सैलरी, ठीक है, कि अच्छा खासा पैसा होना चाहिए, सैलरी ज़्यादा होना चाहिए। वे दूसरे लड़कों की तरफ, अगर हाँ कई बार ये भी होगा कि एक लड़का अगर दूसरे की तरफ बिहेव नहीं कर रहा है तो उसको चिढ़ाएंगे कि भाई तुम लड़के हो भी कि नहीं, तुम तो रो रहे हो। हमने पढ़ा भी है ना पहले कि लड़के रो नहीं सकते हैं, इस तरीके का इमेज बनाया गया है। भाई रो सकते हैं, सबके अंदर इमोशंस हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो पत्थर की मूर्ति हैं। तो कई बार कंपेयर भी किया जाएगा, उनको चिढ़ाएंगे, ठीक है। और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि लड़कों को बचपन से ही दूसरों के सामने रोने पर, घर में ही कोई लड़का रोएगा तो आपने देखा होगा बोलेंगे अरे तुम लड़कियों की तरह रो रहे हो। कोई लड़की ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात करेगी तो उसको बोलेंगे अरे तुम लड़का नहीं हो, तुम इतना तेज नहीं बोल सकती। ये सारी चीज़ें हुई हैं, ठीक है। तो ये सारे जो मैं चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, ये एक तो है ही रियलिटी, बट इससे एक एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब परिवर्तन के लिए सीखना है तो उसके लिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप चेंज कर लाना चाहते हो तो पढ़ाई, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षित करना ज़रूरी है। स्कूल हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि वहाँ पर जाते हैं हम, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। और हर साल आपको पता है कितने सारे बच्चों का एडमिशन हो रहा है, ठीक है। स्कूल जाना तो आज एक कॉमन है, सभी स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई स्कूल नहीं जा रहा है। बट आज भी ऐसे हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो स्कूल जाना, जहाँ आज हमें ये लगेगा कि अरे इतनी सरकारी स्कूल हैं, बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा, नहीं भाई, आज भी ऐसे कुछ बच्चे हैं जो स्कूल जाना और पढ़ना उनके पहुँच के बाहर है, ठीक है। तो स्कूल के लिए जाना, और आज भी है ऐसा। और पहले का तो आपको पता ही है स्टोरी कि पहले तो आपको पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अच्छा, एक चीज़ और है जो मैंने यहाँ पर आपको लाइन बोली कि आज भी कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पर नहीं पढ़ाने के लिए भेजते हैं। इसके बहुत सारे रीज़न हैं। एक तो सबसे पहले है गरीबी, मैंने आपको स्टार्टिंग बताई। अगर घर में पैसा ही नहीं होगा, आप सोचिए खाने पीने के पैसे नहीं हैं, तो वैसे भी लोग स्कूल नहीं भेजेंगे। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, अगर बच्चे ज़्यादा हैं तो उसमें वो लड़कों को पढ़ाने की प्रायोरिटीज़ देंगे। बट पहले भी जो हमारा अतीत है वही सेम चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए एक बार और। आज हमारे लिए कल्पना करना भी कठिन है कि कुछ बच्चों के लिए स्कूल जाना और पढ़ना पहुँच के बाहर की बात या फिर अनुचित बात भी मानी जा सकती है। बट पास्ट में लिखना और पढ़ना केवल कुछ लोग को ही पता था। अधिकांश बच्चे, मतलब घर में जो काम हो रहा है, ठीक है, कोई कारपेंटर है जो भी, तो उनके बच्चे भी वही काम करेंगे, वो उससे अलग हट के कोई काम नहीं करेंगे, ठीक है। उनके जो बुजुर्ग करेंगे वही वो सीखेंगे। लड़कियों के जो कंडीशन था ना, वो तो और भी ज़्यादा वर्स्ट था, बहुत ज़्यादा ख़राब था। क्योंकि देखो, लड़कों को तो चलो ठीक है, पढ़ना लिखना सिखा देंगे, लड़कियों को अक्षर ये जो होता है ना, अ आ ई क ख ग घ, ये भी सीखने की अनुमति नहीं थी, ठीक है। यहाँ तक कि परिवार में जो कुम्हारी, जो बुनकरी या जो हस्तकला सिखाई जाती थी, यह धारणा थी कि लड़कियों और औरतों का काम तो केवल इसमें हेल्प करने तक ही सीमित है। मतलब अगर किसी के घर में कोई कुम्हार है, वो बना रहा है, तो उसमें स्त्री नहीं बना सकती है, वो सिर्फ मिट्टी इकट्ठा करके देगी बर्तन बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो चाक नहीं चला सकती, इसलिए उसको हम कुम्हार नहीं मानेंगे। उस समय ये एक पूरा बनाया गया ऐसा होता ही था कि अगर कोई महिला है तो वो सिर्फ और सिर्फ हेल्प करेगी, वो कुम्हार नहीं है, ठीक है।
तो इस तरीके का कंडीशन था। आप ये फोटो देखिए, ये है हमारी रमाबाई। इनको हम पंडिता की उपाधि देते हैं क्योंकि इन्होंने संस्कृत पढ़ना लिखना सीखा। आज के समय में ये बहुत कॉमन है, उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी। जहाँ पर पढ़ने की अनुमति नहीं थी वहाँ पर इन्होंने संस्कृत पढ़ना लिखना सीख लिया। तो ये है अपनी बेटी के साथ इनका फ़ोटो है, और ये हिस्ट्री में बहुत डिटेल में ये चीज़ें मैंने पढ़ाई हुई हैं। यहाँ पर थोड़ा सा महिला से रिलेटेड है, तो इसलिए इनका जिक्र तो होना बनता है। क्वेश्चन पूछा भी हुआ है क्योंकि ये कभी स्कूल नहीं गई, इन्होंने अपने पेरेंट्स से ही पढ़ना लिखना सीख लिया। इनको पंडिता की उपाधि दी गई क्योंकि ये संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी। यही लाइन क्वेश्चन पूछता है। उस समय औरतों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती थी क्योंकि उस समय पढ़ने लिखने का कोई भी ऐसा आपको परमिशन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और इन्होंने पुणे में एक मिशन भी स्थापित किया था जहाँ पर विधवा स्त्री और गरीब औरत को पढ़ने लिखने का आज़ादी मिले, ठीक है। लकड़ी से जो चीज़ें छाप खाना भी इन्होंने बहुत सारे लोगों को सिखाया था, ठीक है, जो कि यहाँ पर ये देखिए काम ये सीख रही हैं, ये वाली फ़ोटो। तो ये है रमाबाई। इन्होंने खुद से घर पे ही पढ़ना लिखना सीखा है अपने माता पिता से। अब आप सोच सकते हो कि आज के समय में भी ऐसी हालत है, ठीक है, तो उस समय की हालत कैसी होगी। 19वीं शताब्दी में लगभग 200 वर्ष पूर्व शिक्षा के बारे में बहुत सारे नए विचार आए। विद्यालय अधिक प्रचलन में आ गया था और वे समाज जिन्होंने स्वयं कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था अपने बच्चों को स्कूल भेजे। तब भी लड़कियों की शिक्षा को लेकर बहुत विरोध हुआ। देखो, लड़कों को तो स्टार्टिंग से ही पढ़ाया जाता था, बट जो लड़कियां थीं उनको भी आसानी से पढ़ने को नहीं मिला। इसके बावजूद बहुत सी स्त्री और पुरुष ने बालिकाओं के लिए स्कूल खोले, मतलब प्रयास किया। स्त्रियों ने पढ़ना लिखना सीखने के लिए संघर्ष किया है, ठीक है। तो ये आपने अभी पढ़ लिया रमाबाई के बारे में। अब ये हमारी राजसुंदरी देवी, इसके बारे में भी हम हिस्ट्री में डिटेल में पढ़ चुके हैं। 200 वर्ष पूर्व ये राजसुंदरी देवी जी हैं, पूर्व पश्चिम बंगाल में पैदा हुई थी। 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी, ठीक है। उस आत्मकथा, वो जो किताब था उसका नाम है अमार जीवन। यही क्वेश्चन पूछता है कि अमर जीवन जो है किसने लिखा है, तो ये है राजसुंदरी देवी ने, ठीक है। तो किसी भी भारतीय महिला द्वारा लिखित ये पहली आत्मकथा है। राजसुंदरी देवी एक अच्छे खासे घर की थी, ये जमींदार परिवार में इनका जन्म हुआ था। और इन पढ़ने लिखने इसलिए नहीं भेजा जाता था क्योंकि उस समय लोगों को विश्वास था कि अगर कोई लड़की पढ़ लिख लेगी तो अपने पति के लिए दुर्भाग्य लाएगी, विधवा हो जाएगी। मतलब मेरे पढ़ने लिखने से या फिर किसी भी लड़की के पढ़ने लिखने से उसका जो हस्बैंड है वो मर जाएगा। सोचो, इस तरीके की लोगों ने धारणाएं जानबूझ के बनाई थी ताकि लड़कियां ना पढ़ सकें, ठीक है। इसके बावजूद भी इन्होंने शादी के बाद बहुत समय तक छुप छुपाकर पढ़ना लिखा सीखा। अच्छा, ये पढ़ने लिखने में इनको काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हुई क्योंकि ये सुबह काम करेंगी, रात में देर रात तक काम करेंगी। इनके जो हस्बैंड थे वो अपने बेटे को पढ़ाएंगे, तो उसमें से कुछ कागज़ वागज़ जो है ये ऐसे छिपा लेंगी। एक बार कोई ऐसी किताब थी, यहाँ पर उसका जिक्र किया गया है। ये देखिए, पूरी कहानी बताई गई है कि सुबह वो काम शुरू कर देंगी, रात में लेट नाइट तक वो काम करेंगी। बीच में जब भी उनको समय मिलेगा, वो सोचिए उस समय वो 14 साल की थी, पढ़ने लिखने के लिए उन्होंने इतना संघर्ष किया। एक बार जो है इनके हस्बैंड ने कोई एक ऐसी ही किताब दी उनके बेटे को, तो उसमें से एक पन्ना इन्होंने अपने पास रख लिया, ये चैतन्य भागवत का। फिर इनके जो हस्बैंड अपने बेटे को पढ़ाएंगे तो कुछ चीज़ें सुनेंगी, एक एक अक्षर उसमें से मिला मिला के याद करेंगी। इस तरीके से इन्होंने पढ़ना लिखना सीखा है, ठीक है। लास्ट में आपको पता ही है, फिर वो काफ़ी प्रयत्न किया इन्होंने, तब जाकर ये पढ़ी हैं। ये देखिए चैतन्य भागवत, इसी से जो वहाँ पे छोड़कर जाते हैं उसमें से एक पन्ना ये रख लेती हैं अपने पास चुपके से निकाल कर, क्योंकि भाई अगर कोई देख लिया तो एक बहुत बड़ा तमाशा हो जाता। फिर जो उनका बेटा लिखता था, अक्षर बनाने का जो अभ्यास करता था, उसका मिलान करके वो याद करती थी। इस तरीके से इन्होंने पढ़ा है, तब जाकर इन्होंने लिखा है अमर जीवन, ठीक है। उसी में से एक हमारी ये आती हैं रुकैया शेखावत हुसैन। और ये भी देखिए, राजसुंदरी देवी कोई ऐसे गरीब परिवार में उनका जन्म नहीं हुआ है, ठीक है। ऐसा उस समय भी जो अमीर घर में भी लड़कियां पैदा होती थी ना, फिर भी उनको पढ़ने लिखने का कोई भी जो है राइट नहीं था। जैसे ये है हमारी रुकैया शेखावत हुसैन। इनका जो फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी मैं आपको बताऊंगी। ये भी धनी परिवार में पैदा हुई हैं, बहुत सारी ज़मीन थी, इनको उर्दू पढ़ना लिखना आता था, बट बांग्ला और अंग्रेजी सीखने से इनको रोक दिया गया क्योंकि उस समय लोग ऐसा सोचते थे कि भाई इंग्लिश अगर कोई लड़की पढ़ेगी तो उसके सामने नए विचार आएंगे जो कि लड़कियों के लिए ठीक नहीं है, इसलिए अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती थी। फिर भी इन्होंने अपने बड़े भाई और बहन की मदद से पढ़ लिया, ठीक है। और आगे चलकर ये एक लेखिका बनती हैं, और जो कि सुल्ताना का स्वप्न, यही क्वेश्चन इन्हीं का है,
ठीक है, जो कहानी लिखी है इन्होंने जिसका शीर्षक था सुल्ताना का स्वप्न। ठीक है, सुल्ताना नामक एक स्त्री की कल्पना की गई है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा सुल्ताना का स्वप्न किसका है, तो रुकैया शेखावत हुसैन का है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इन लोगों ने कितना संघर्ष किया है पढ़ने लिखने के लिए। ये सारी चीज़ें राजसुंदरी देवी का ही है, मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया। बाकी यहाँ पर वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि राजसुंदरी देवी हों चाहे रुकैया हुसैन हों, इनको पढ़ने लिखने का परमिशन नहीं था। इसके अगर अपोजिट में आज आप देखो हमारा वर्तमान समय भारत में बड़ी संख्या में लड़कियां स्कूल जा रही हैं, बट फिर भी गरीबी और कहीं पर स्कूल्स नहीं है, बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन है, उसकी वजह से भी वो स्कूल छोड़ देती हैं। पढ़ाई आज भी उनकी कंप्लीट नहीं हो रही है। ठीक है, तो अगर आप देखो तो जो वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय, ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये आज का है। तो लड़के और लड़कियाँ जो हैं विद्यालय जा रहे हैं, लड़के और लड़कियों की शिक्षा में डिफरेंस है। भारत में आपको पता है 10 वर्ष में जनगणना होती है, पूरे देश की उसमें जनसंख्या की गणना की जाती है। इससे भारत में रहने वाले जो लोग हैं उनके जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्रित की जाती है, जैसे कि उनकी एज क्या है, पढ़ाई क्या है, वो क्या काम करते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो चीज़ें इकट्ठा करके असेसमेंट किया गया, तो पता चला कि शिक्षित लोगों की संख्या तथा स्त्री और पुरुषों का जो अनुपात है 1961 की जनगणना के अनुसार सब लड़कों और पुरुषों का 40% शिक्षित था। ठीक है, इसकी तुलना में जो लड़की और स्त्री है वो केवल 15% ही पढ़ी लिखी हैं। सोचिए, 40% अगर हम देखें तो लड़के और पुरुष का है और 15% केवल लड़की और स्त्रियों का है आज के समय में। ठीक है, तो ये है। और 2011 की जनगणना के अनुसार लड़कों व पुरुषों की यह संख्या बढ़कर 82% हो गई है। वहीं पर जो शिक्षित लड़की और स्त्रियों की जो संख्या है वो 65% है। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि पुरुष और स्त्रियों दोनों के बीच में ऐसे लोगों का अनुपात बढ़ गया है जो पढ़ लिख सकते हैं, जिन्हें मतलब थोड़ा बहुत उनको शिक्षा मिली हुई है। फिर भी अगर आप देखो तो स्त्री के कंपेयर में जो मेल हैं उनका परसेंटेज अधिक है। अभी भी डिफरेंस समाप्त नहीं हुआ है, बराबर बिल्कुल भी नहीं है। अभी तो ये सारी चीज़ें हैं, बट अगर आप देखो SC और ST में तो इसमें काफ़ी डिफरेंस है। अभी जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था पढ़ाई लिखाई का, ठीक है, यहाँ पर पूरा चार्ट भी बनाकर दिया गया है। ये वैसे आपको याद नहीं करना है, ये आपको याद करना है कि अगर आप लड़कियों का ही देखो, लड़कियों की, तो उसके में अनुसूचित जाति मतलब SC ST की जो लड़कियों की स्कूल छोड़ने का जो दर है ना, मतलब वो थोड़े समय तक ही रहेंगी स्कूल में, उसके बाद उनकी पढ़ाई लिखाई बंद हो जाती है, वो SC ST में ज़्यादा है। ठीक है, इसका मतलब है कि दलित व आदिवासी पृष्ठभूमि की लड़कियों के स्कूल में रहने की संभावना कम रहती है। मान लो वो प्राइमरी तक पढ़ी, उसके बाद से उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। 2011 की जनगणना से ये भी पता चला कि अनुसूचित जाति SC ST की जो लड़कियां हैं उनके कंपेयर में जो मुस्लिम लड़कियां हैं वो तो अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की जो उनकी संभावना है वो और भी कम है, मतलब इनसे भी ज़्यादा कम है मुस्लिम लड़कियों का। सोचिए 1 to 5 भी वो पूरा नहीं कर पा रही हैं। मुस्लिम लड़कियां स्कूल में केवल 3 साल ही रह पाती हैं, जबकि अदर कम्युनिटीज़ के लोग 4 वर्ष का समय बिता रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डेटा से असेसमेंट किया गया है, और ये आज के समय की बात है। पहले का समय का तो आपको पता है, इसका मतलब कि आज भी उतना कुछ बदला नहीं है। ठीक है, दलित आदिवासी मुस्लिम वर्ग के बच्चों के स्कूल छोड़ देने के बहुत सारे रीज़न हैं। ठीक है, एक तो आपको पता है गांव में वैसे भी लोग नहीं भेजते हैं, ज़्यादातर आपने देखा होगा। गरीब क्षेत्रों में अगर वो जा भी रहे हैं तो डेली नियमित रूप से पढ़ाने के लिए ना तो कोई स्कूल है ना ही शिक्षक हैं, ये भी है आज भी। ठीक है, कई बार स्कूल बहुत दूर होते हैं तो लाने ले जाने के लिए का भी डर होता है, इसलिए भी वो लोग नहीं भेजते हैं। इतने ज़्यादा वो गरीब होते हैं कि सबका खर्चा नहीं उठा पाते हैं, तो भाई लड़कों को प्राथमिकता मिल जाती है। बहुत से बच्चे इसलिए भी स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि आपने देखा होगा स्कूल में टीचर वो भेदभाव करेंगे। तो स्कूल छोड़ देने के बहुत सारे रीज़न हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है। 2014 में शुरू हुआ था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब इसका कितना अच्छा रिजल्ट मिला है आप मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, यहाँ पर जो चीज़ें मैं आपको लाइन टू लाइन पढ़ा रही हूँ, ये एक एक क्वेश्चन पूछा गया है, और अभी मैं आपको दिखाऊंगी महिला आंदोलन से भी क्वेश्चन पूछे हैं। आपको पता है कि स्कूल जाने का महिलाओं लड़कियों सभी को अधिकार है, और जैसे कि कानूनी सुधार, हिंसा, स्वास्थ्य, जहाँ लड़कियों और महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है। परिवर्तन ये अपने आप नहीं आया है, क्योंकि औरतों ने खुद अपने स्तर पे जाकर जो है इसके लिए संघर्ष किया है, जिसे हम कहते हैं महिला आंदोलन। ठीक है, अलग अलग भाग में जहाँ पर औरतों, कई संगठन भी ऐसे बने हुए हैं, और कई पुरुष भी इनका समर्थन करते हैं महिला आंदोलन का। वो भी चाहते हैं कि महिलाएं पढ़े लिखें आगे जाएं।
ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें आज भी हुई हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछेगा वो ये यहाँ से पूछेगा कि जो इसका अभियान चलाया जाता है, आपको पता है, तो उसमें से सबसे बेस्ट कौन से अभियान होंगे। तो देखिए, जैसे कि एक ये है कि कोई भेदभाव हो रहा है या फिर हिंसा के विरोध में अभियान चलाया जाएगा, तो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और इसमें नए कानून भी बने हैं। सन 2006 में एक कानून बना है जिससे कि घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दी जा सके, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसी तरह महिला आंदोलन के अभियानों के कारण 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर और शैक्षणिक स्थानों में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश दिया है। तो ये पूरी की पूरी लाइन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। और उसी तरीके से ये भी एग्जाम्पल आपको पता है कि आज भी ये है कि दहेज हत्या के खिलाफ आवाज़ उठाई गई है, जिसमें आपने देखा होगा कि हस्बैंड और ससुराल के लोग दहेज के लालच में, मतलब उतना पैसा नहीं मिला, मार देते हैं, ठीक है। तो इसको भी काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया। और क्योंकि कानून जो है वो उनका तो कुछ कर नहीं पा रहे थे, तो महिलाएं सड़क पर निकलती हैं, खटखटाती हैं दरवाज़ा अदालत का, अपने एक्सपीरियंस बताती हैं कि भाई, फिर ये जाके एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। क्योंकि अगर आप देखो, आज भी सिर्फ दहेज के लिए जो है लड़कियों शादी के जस्ट 1 महीने में भी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आती हैं कि उनको मार दिया जाता है पति और ससुराल के द्वारा, क्योंकि उसने पैसा नहीं लाया उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। फिर इस तरीके से दहेज से संबंधित कानून को बदला गया ताकि जो दहेज मांग रहे हैं उनको दंडित किया जा सके। ये देखिए, महिला इतने सारे फाइल्स कागज़ के साथ बैठी हुई हैं क्योंकि इनको इनके बेटी के साथ ऐसा हुआ था और जिसके लिए इन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी। दहेज में मार दिया गया था और लंबा मुकदमा चलता है, ठीक है। कई बार इतना लेट भी आ जाता है कि आपने देखा होगा कि केसेस चलते रहते हैं, जल्दी न्याय मिल नहीं पाता है। आप इनकी फाइल से देख सकते हो। यहाँ पर देखो, हत्यारे को सजा दो, काफ़ी संघर्ष किया गया है, तब जाकर तो ये कानून बदला, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि आप समाज में ऐसे क्या क्या काम कर सकते हो जिससे कि लोगों को आप बता सको, जागरूक कर सको। तो जागरूकता बढ़ाने के लिए हम कोई गीत, कोई नुक्कड़ नाटक, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं जिसमें आप औरतों के अधिकार से रिलेटेड जो है जितनी भी महिलाएं हैं उनको सारी बातें समझा सको। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि किस किस माध्यम से, गीत, नुक्कड़ नाटक, जनसभा के माध्यम से आप संदेश को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस फोटोज़ में, ठीक है। अगला है कि मान लीजिए कई बार महिलाओं के हितों का उल्लंघन होता है तो हम विरोध भी कर सकते हैं। कोई भी कानून हो, कोई भी नीति हो, तो हम इसके खिलाफ आवाज़ भी उठा सकते हैं, जो कि जिसके लिए आप रैली कर सकते हो, प्रदर्शन कर सकते हो। बहुत ही अच्छा ये तरीका होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है। अगला यहाँ पर देखिए, बंधुत्व व्यक्त करना, न्याय व अन्य मुद्दों व औरतों के साथ बंधुत्व व्यक्त करना भी महिला आंदोलन का ही हिस्सा है। 8 मार्च को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो ये चैप्टर कोई छोटा सा नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब क्वेश्चन आंसर करते हैं, उसके पहले लाइक वाला बटन जरूर दबा दीजिएगा। हाँ जी, तो ये हमारा क्वेश्चन है और ये आपका 2021 में पूछा हुआ है और पहली ही लाइन थी जो कि मैं आपको बोल रही थी कि आप इसको प्लीज़ अच्छे से याद रखना। अध्यापकों को उदाहरण देते हुए महिलाओं को नर्स व अध्यापिका के रूप में दिखाने तक, ठीक है, पुरुषों को डॉक्टर या फिर पायलट दिखाने तक सीमित नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना किसको चिन्हित करता है, कमेंट करके बताइए। और पहली ही लाइन थी। और ये जो है एक रूढ़िबद्ध सोच है ना, एक रूढ़िबद्ध धारणा है कि हम महिलाएं अच्छे से देखभाल कर सकती हैं। भाई वो इंजीनियर भी बन सकती हैं, पायलट भी बन सकती हैं, उनके अंदर भी उतनी ही कैपेबिलिटी है। कुछ ऐसा नहीं होता है कि लड़के जो हैं बाय बर्थ ही उनके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, आप उनको मौका दीजिए। तो ये एक रूढ़िबद्ध धारणा है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। पहली ही लाइन थी तो ये इसको चिन्हित करता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, रमाबाई, अभी हमने पढ़ा था कि पंडिता की उपाधि इनको मिली थी क्योंकि संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी। उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी। और ये क्वेश्चन आपका 2016 में पूछा है। सबसे पुराना क्वेश्चन ढूंढ के लेकर आई हूँ क्योंकि ये आपका 23 में पूछा है, 22 में पूछा है, 21 में पूछा है, हर साल। रमाबाई जो महिला शिक्षा की योद्धा थी, कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी उनको पंडिता की उपाधि इसलिए दिया गया क्योंकि ये संस्कृत पढ़ना लिखना इन्होंने घर पे सीखा है। और उस समय के लिए बहुत बड़ी ये जो है बात है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि थी क्योंकि उस समय महिलाओं को पढ़ने लिखने का कोई भी अधिकार नहीं था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया 2016 वाला। नेक्स्ट देखिए, ये मैं इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि आपको पता है रीट का एग्जाम होने वाला है और ये सेम क्वेश्चन आपका रीट में, D+B में, HTET में, CTET में पूछा हुआ है। आप यहाँ पर देखिए,
अभी हमने पढ़ा। आधुनिक युग में महिलाओं ने भी जागरण और सामाजिक सुधारों के लिए लेखन को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कई किताबें लिखी। 1876 में प्रकाशित अमार जीवन किसके द्वारा लिखा गया है, बताइए। अभी तो हमने पढ़ा राज सुंदरी देवी, घर पे ही छिप छिपा कर ये पढ़ती थी, ठीक है। राज सुंदरी देवी पहला ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और अभी हमने इसके जस्ट बाद देखिए, जिस तरीके से हमारा टॉपिक है ना, मैं उसी तरीके के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। और आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि क्लास मिल जाएगी। क्योंकि इसके बाद से जो हमारी क्लासेस होंगी मैराथन, उसमें थ्योरी मतलब वन लाइनर थ्योरी जो मैं आपको हर साल कराती हूँ, उसके साथ टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो ये आपको नोट्स में भी मिल जाएगा और इस तरीके से भी आपको चैनल पे जुड़े रहना है। वो क्लासेस 1 से 2 दिन में होने वाला है, ठीक है। बेगम रुकैया सुखायत हुसैन ने मुस्लिम लड़कियों के लिए विद्यालय शुरू किए, कहाँ पर, ये आपसे पूछा जाएगा। तो पटना, कलकत्ता, ये 2 जगह हैं, आपको याद रखना है। ये हिस्ट्री में भी पूछा गया है और ये हिस्ट्री की ही लाइन थी, ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री में डिटेल में इसमें इनके बारे में बताया गया है। जिसने क्लास ली होगी उनको पता होगा। नेक्स्ट देखिए 2022 में पूछा गया है कि जब महिलाओं पर अत्याचार होता है तो महिला आंदोलन, अभी हमने पढ़ा, आवाज उठाती हैं। तो इस निम्नलिखित में से कौन सा अन्याय की ओर जो है आपका ध्यान एक आकर्षित करने का एक अच्छा तरीका है। मैंने आपको दिखाया तो था, बहुत सारे तरीके होते हैं। अब इसमें देखिए, कानून दिशा निर्देश नहीं, सार्वजनिक रैली और प्रदर्शन ये करना चाहिए। जब भी ऐसा कुछ हो तो हमको रैली और अगर प्रदर्शन आप करते हो तो एक बेस्ट तरीका माना जाता है ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3। तो बस यहाँ पे आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। एंड कल मिलते हैं फिर से हम इसी तरीके के बहुत इंपॉर्टेंट क्लास में, जिसमें हम थ्योरी एंड क्वेश्चंस करेंगे। नोट्स आपने लिया है तो उसका जितनी बार आप रिवीजन कर सको ना, उतनी बार रिवीजन करना, ठीक है। मैं बस इतना बोलना चाहूँगी, कई बार कुछ लोग कंप्लेन करते हैं, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं कि ये चीज़ कम है, या फिर किसी के बैच लेते होंगे तो अरे ये सर ने ये नहीं पढ़ाया। जो पढ़ाया है आपने उसको कितनी बार पढ़ा है। कई बार ये भी होता है कि आपके पास थोड़ा ही मटीरियल है बट आपने उसको इतनी अच्छे से पढ़ा है ना कि आपका एग्जाम जरूर पास होगा। तो इसलिए इतना मत भागो कि अच्छा आपके दोस्त ने इतना रखा हुआ है किताब, आपके पास इतना ही मटीरियल है। कंपेयर करना बंद कीजिए और जितना है आपने उसको कितनी बार पढ़ा है, आपने कितनी बार रिवीजन किया है। चलो मेरे ही नोट्स का बता दो कि जो मैंने आपको नोट्स दिया है आपने उसका रिवीजन कितनी बार किया है, कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।